आपकी टाइपिस्ट का नाम क्या था मैडम? चार्ल्स ने मिसेस वुड्स से पूछा। ओह, उसका नाम कैथरीन था। मैं उसे मिस ब्राउन कहकर बुलाती थी। वह एक बहुत प्यारी और जिंदा दिल लड़की थी। हर संडे चर्च जाया करती थी। सभी से प्रेम भाव से मिलती थी। पता नहीं ऊपर वाला अच्छे लोगों को इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लेता है। मिसेस वुड्स ने चार्ल्स की ओर देखते हुए कहा और साथ ही सिगरेट केस से एक सिगरेट निकालकर जला ली और राहत का धुआं अपने अंदर खींचकर बाहर छोड़ा। फिर सामने पड़े एक सिंगल सोफा पर बैठ गईं। आप भी बैठ क्यों नहीं जाते हो? काफी देर से खड़े हो, थक जाओगे। तुम्हारे दोस्त को भी आने में अभी वक्त लगेगा। मिसेस वुड्स ने चार्ल्स की तरफ देखते हुए तथा अपने दूसरे हाथ से खाली सोफा की ओर इशारा करते हुए कहा। चार्ल्स उनकी बात मान गया और एक खाली सोफे पर बैठ गया। लगता है बाहर काफी तेज हवाएं चल रही हैं। चार्ल्स ने बातचीत आगे जारी रखते हुए कहा। हाँ, शायद इस वजह से आपके दोस्त को चौकीदार बुलाने में ज्यादा वक्त लगे। मिसेस वुड्स ने चार्ल्स की बात पर हामी भरते हुए कहा। मैडम, आपके गार्डन में फीमेल एंजेल्स और मेल एंजेल्स की मूर्तियां अलग अलग क्यों बनी हैं, जबकि म्यूजियम और कई लंदन की कई बड़ी जगह पर यही मूर्तियां आलिंगन करते हुए बनवाई गई हैं? चार्ल्स ने मिसेस वुड्स से उनके बगीचे के बारे में एक और प्रश्न पूछ डाला। मिसेस वुड्स चार्ल्स को फिर से एक बार ध्यान से देखने लगीं और थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोलीं। दरअसल मेरे बगीचे के एंजेल्स कभी आपस में मिल नहीं पाए, इसलिए अलग अलग बनवाए गए हैं। मिसेस वुड्स का बेरुखी भरा जवाब सुनकर पहले तो चार्ल्स थोड़ा घबरा सा गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं। उसने सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक किया। मेरा मतलब यह है कि इन मूर्तियों को अलग अलग ही बनवाया गया है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई ये समझे कि ये लंदन के म्यूजियम से या अन्य किसी जगह की मूर्तियों से मेल खाती हैं। मिसेस वुड्स ने बड़ी चतुराई से चार्ल्स से हकीकत को छुपा लिया। उनके चेहरे के भाव से चार्ल्स को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं लग पाया कि वह झूठ बोल रही हैं। क्या मैं आपका टाइपराइटर देख सकता हूं मैडम? मुझे भी टाइपिंग में काफ़ी रुचि है। मैंने हाल ही में एक नया टाइपराइटर खरीदा है। मैं आपके टाइपराइटर को देखने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ। आखिरकार चार्ल्स ने हिम्मत करके मिसेस वुड्स से वह प्रश्न पूछ ही लिया जिसे वह काफ़ी देर से पूछने के लिए व्याकुल हो रहा था। उसके मन में इस बात की शंका हो रही थी कि कहीं वह टाइपराइटर इसी वुड्स विला से तो नहीं जुड़ा है जिसे वह खरीद कर लाया है। मिसेस वुड्स के चेहरे के भाव और ज़्यादा गंभीर हो गए थे, पर उन्होंने उन्हें कुशलतापूर्वक अपनी जहरीली मुस्कान के पीछे छुपा लिया और खड़े होकर चार्ल्स को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए बोलीं, आइए मेरे साथ। मिसेस वुड्स चार्ल्स को अपने स्टडी रूम की तरफ ले जा रही थीं, जहां पर उनका टाइपराइटर रखा हुआ था। ये देखिए, ये रहा मेरा टाइपराइटर। मैंने इसे कई साल पहले खरीदा था, पर इसके रख रखाव का मैं विशेष ध्यान रखती हूँ, इसलिए आज भी वैसा ही दिखता है। मिसेस वुड्स ने चार्ल्स को अपने स्टडी रूम में ले जाकर टाइपराइटर दिखाते हुए कहा। चार्ल्स को टाइपराइटर देखकर बड़ी हैरानी हुई। वह बिल्कुल नया जैसा दिखता था, पर चार्ल्स के पास जो टाइपराइटर था वह काफ़ी पुराना था। इसलिए चार्ल्स ने अपना शक दूर करने के लिए उनसे एक प्रश्न और पूछ डाला, क्या इससे पहले भी आपके पास कोई दूसरा टाइपराइटर था? मिसेस वुड्स ये सुनकर अपनी जगह पर ही जम सी जाती हैं और उनके चेहरे का रंग अब सफ़ेद सा पड़ गया था, पर अपने भावों को उन्होंने चार्ल्स के सामने प्रकट होने नहीं दिया। नहीं, इससे पहले मेरे पास और कोई टाइपराइटर नहीं था, और अब अगर आपकी तहकीकात हो गई हो तो हॉल की ओर चलें। मिसेस वुड्स ने अपने काले चश्मे के पीछे से चार्ल्स को घूरते हुए कहा। वैसे काफ़ी देर हो गई है, अब तक तो हॉवर्ड को मदद के लिए चौकीदार को बुला लेना चाहिए था। चार्ल्स को मिसेस वुड्स के जवाब से उनके मन के भाव कुछ हद तक पता चल गए कि वह ज़्यादा दखलंदाजी पसंद करने वाली महिला नहीं है, इसलिए चार्ल्स ने बात को घुमाना ही उचित समझा और हॉल की तरफ प्रस्थान करने लगा। उधर हॉवर्ड उस रहस्यमयी पुकार सुनकर रुका हुआ था कि अचानक एक बार फिर से एक अनजान आवाज़ ने उसे पीछे से पुकारा, ओ मेरे प्यारे हॉवर्ड, पीछे मुड़कर मुझे देखो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। हॉवर्ड के कान खड़े हो गए। तीसरी बार उसे पुकारने वाले को सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे पीछे से आवाज़ किसने लगाई थी। एक तरफ उसके भीतर से आवाज़ आ रही थी कि वह पीछे मुड़कर पुकारने वाले को देखे, वहीं दूसरी ओर उसका दिमाग कह रहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना, यह मौत का एक छलावा है, आगे बढ़ते रहो और सीधा गेट कीपर की छावनी तक पहुंच जाओ। हॉवर्ड को निर्णय लेने में मुश्किल हो रही थी, उतनी ही मुश्किल जितनी उसे तेज हवाओं के बहने के कारण देखने में हो रही थी।
गार्डन के बीचों बीच खड़ा हॉवर्ड अब असमंजस में पड़ चुका था कि क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद उसने इस बात को अपना वहम न मानकर पीछे पलटने का फैसला किया। उसने अपने दिमाग की न सुनकर दिल की सुनने का फैसला किया, दिल के उस हिस्से की बात जो अंधकार से भरा हुआ है, जहां डर का निवास होता है, और इसी डर ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। पीछे पलटने पर क्या अंजाम होने वाला था, ये तो हॉवर्ड ने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए शायद उसका दिमाग ऐसा करने से उसे मना कर रहा था। लगता है काफ़ी देर लगेगी हॉवर्ड को आने में, मैं ज़रा देख कर आता हूँ, चार्ल्स ने मिसेस वुड से कहा। आ ही जाएगा। जाएगा कहाँ? तुम इतना परेशान ना हो। तुम कुछ टाइप करने के बारे में कह रहे थे, ये बताओ कि तुम क्या टाइप करते हो? मिसेस वुड ने चार्ल्स से पूछा। मैं भी एक नॉवेल ही लिखना चाहता हूँ, लेकिन अब तक कुछ सोचा नहीं था, पर कुछ दिनों पहले ही मेरे मन में रोमांटिक नॉवेल लिखने का ख्याल आया था। चार्ल्स ने बड़ी चतुराई के साथ मिसेस वुड से झूठ बोल दिया। ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम काफ़ी रोमानी मालूम पड़ते हो। अच्छा है, रोमांटिक कहानियाँ भी काफ़ी दिलचस्प होती हैं अगर उन्हें अच्छे से प्रस्तुत किया जाए, मिसेस वुड ने चार्ल्स से कहा। आप तो अंधेरी दुनिया के बारे में लिखती हैं, ज़रा उसके बारे में भी खुलकर बताइए मैडम। चार्ल्स ने मिसेस वुड से अनुग्रह किया। मेरा नॉवेल काफ़ी डरावना है। क्या तुम्हें डर लगता है क्योंकि मेरी कहानियाँ सच्ची होती हैं, या यूं कह लो मैं सत्य ही लिखवाती हूँ? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक सत्य से अवगत कराती हूँ, मिसेस वुड ने चार्ल्स से कहा और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। उधर हॉवर्ड ने पीछे मुड़कर देखने का फैसला किया और अपनी बंद आंखें खोल दी। हॉवर्ड ने जो देखा उस पर उसका यकीन कर पाना मुश्किल था, या उसकी आंखों ने धोखा दे दिया था। जो हकीकत में वह दृश्य सुबह के समय देखा, तेज धूल भरी हवाओं के बीच एक खूबसूरत महिला खड़ी थी, जो खुद को धूल के बादल से घेरे हुए थी ताकि कोई दूसरा उसे देख न सके। उसने काले रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे। वह उस बगीचे के काले गुलाब की तरह लग रही थी। उसके बाल हल्के भूरे रंग के थे, लेकिन चल रही तेज हवाओं का उसके नज़दीक कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास का समय बिल्कुल रुक सा गया है। हॉवर्ड उसके हुस्न पर मोहित हो गया और धीरे धीरे उसके नज़दीक बढ़ने लगा। हॉवर्ड ने अपने जीवन में उससे ज़्यादा सुंदर महिला पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसके हुस्न को देखकर सब कुछ भूल सा गया था। उसे यह भी याद नहीं रहा कि वह किस काम से निकला था। वह उस महिला की ओर बढ़ते हुए उसकी आंखों को देख रहा था, जिनमें झील सी गहराई थी। हॉवर्ड की तरफ देखते हुए वह महिला मुस्कुरा रही थी। हॉवर्ड इस बात से और भी अधिक उत्तेजित हो गया। अब वह उस महिला के नज़दीक जाकर उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ना चाहता था। वह महिला भी उसे अपनी बाहों में आने का इशारा कर रही थी। जैसे ही हॉवर्ड उसके नज़दीक पहुंचा, उस महिला ने उसे एक फ्लाइंग किस दिया और उसके चेहरे से एक मोहित कर देने वाली खुशबू टकराई, जिसने चार्ल्स की नाक के अंदर प्रवेश करते ही उसे मंत्रमुग्ध कर दिया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। वहीं मिसेस वुड चार्ल्स को एक कमरे के भीतर लेकर जाती हैं, जहां एक खूबसूरत युवती बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने काले रंग के वस्त्र पहन रखे थे। ये देखो, ये मेरी टाइपिस्ट है कैथरीन। कितनी खूबसूरत और प्यारी दिखती है। मैं इसके बारे में लिखूंगी, इसके जीवन के सच्चे पात्र को अपनी कहानी में उतारूंगी। इसे ही सत्य कथा लेखन कहते हैं, मिसेस वुड ने चार्ल्स से कहा। चार्ल्स उस लड़की की ओर ध्यान से देखा। वह बेहद खूबसूरत थी। चार्ल्स ने उस पर नजर डाली तो पाया कि उसके शरीर पर किसी प्रकार के जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे, जो इस बात का सबूत था कि उसे मारा नहीं गया था। उसकी प्राकृतिक मौत ही हुई होगी, चार्ल्स ने अपने मन में सोचा। अब भी वह काफी खूबसूरत दिखती थी। चार्ल्स ने उसे देखने के बाद मिसेस वुड की तरफ पलटकर कहा, इसके जीवन में कुछ ऐसा खास होगा, तभी तो आप अपने नॉवेल में उसे लिख रही होंगी। हाँ बिल्कुल, वह थी ही इतनी प्यारी कि कोई भी उसकी तारीफ करना चाहेगा। आओ अब नीचे हॉल की ओर चलते हैं, मिसेस वुड ने चार्ल्स से कहा और अपने पीछे आने का एक बार फिर से इशारा किया। दोनों नीचे आकर हॉल में बैठे ही थे कि विला का गेट कीपर हॉवर्ड को पकड़ कर लाता है। हॉवर्ड, हॉवर्ड, अरे इसे क्या हो गया? ये बेहोश कैसे हो गया? चार्ल्स ने हॉवर्ड को होश में लाने की कोशिश करते हुए उस विला के गेट कीपर से पूछा। पता नहीं क्या हुआ, अच्छा खासा गेट की तरफ आ रहे थे, इतने तेज तूफान आया और ये कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद पीछे पलटकर बेहोश हो गए। मैंने इन्हें बहुत होश में लाने की कोशिश की पर इन्हें होश नहीं आया। गेट कीपर ने चार्ल्स को सारा माजरा समझाया। मैं तो कहती हूँ इन्हें थोड़ी देर आराम करने दो, हो सकता है इन्हें होश आ जाए, मिसेस वुड ने चार्ल्स की तरफ देखते हुए कहा।
शायद आप ठीक कह रही हैं, वरना इतनी बार पानी की छींटे मारने पर तो कोई भी उठ जाता। इसे यहीं सोफे पर आराम करने देते हैं। मैं और आपका गेटकीपर मिलकर उस लड़की को कॉफिन में रख देते हैं, चार्ल्स ने मिसेस वुड की ओर देखते हुए कहा। विला के गेटकीपर और चार्ल्स ने मिलकर उस लड़की के मृत शरीर को कॉफिन में रख दिया और फिर से हॉवर्ड को होश में लाने की कोशिश करने लगे। हॉवर्ड, हॉवर्ड, जाग जाओ, क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं इसे क्या हो गया है अचानक। चार्ल्स ने हॉवर्ड को कई बार पुकारा, पर हॉवर्ड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मिसेस वुड ने उसकी हालत देखते हुए कहा, मुझे लगता है इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, तुम इन्हें फौरन अस्पताल ले जाओ, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। मिसेस वुड ने चार्ल्स से कहा और अपने गेटकीपर की ओर देखते हुए हॉवर्ड की मदद करने का इशारा किया। चार्ल्स और गेटकीपर ने हॉवर्ड को सहारा दिया और उसे अपने कंधों पर टांग कर वैन के अंदर बैठा दिया। चार्ल्स ने ड्राइवर सीट संभालते हुए वैन को स्टार्ट किया और सरपट वैन विला से बाहर निकालकर अस्पताल की दिशा में ले गया। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वन जोन हॉरर चैनल को सब्सक्राइब करें।